नमस्कार साथियों। साहित्य और साहित्यकारों पर चर्चा हमारी लंबी हो गई है और आज प्रयास करूंगा कि साहित्य और साहित्यकारों पर अपनी चर्चा को समाप्त करूं। उसके बाद संगीत और साहित्य की संस्थाओं के एक या दो वीडियो रहेंगे और बोली और साहित्य के जितने भी मैंने पिछले कई दिनों से वीडियो बनाए बहुत अच्छे से ये भाग आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास किया है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं साहित्य के बिंदुओं पर चर्चा करता हूं तो आज कुछ ऐसे साहित्य और साहित्यकारों पर बात करूंगा जो आधुनिक काल के और जो रह गए हैं, ऐसे साहित्यकारों के ऊपर मैं चर्चा जो है वो करने वाला हूं। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जब आधुनिक काल की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधुनिक काल के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर जो उपन्यास कहानियाँ वगैरह लिखे गए उसमें अक्सर सवाल आता है कि राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है, राजस्थानी भाषा की पहली कहानी कौन सी है और राजस्थानी भाषा का पहला आपको जानकारी हो नाटक कौन सा है। इसके ऊपर सवाल अक्सर जो है परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इसके ऊपर अक्सर परीक्षा के अंदर सवाल आता है और मैं आपको जानकारी दे दूं। एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार हुए जिनका नाम था शिवचंद्र भरतिया। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बहुत ही महत्वपूर्ण ये साहित्यकार राजस्थान की धरती पर राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के अंदर जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यार्थियों, नागौर जिले की डीडवाना की धरती के मशहूर साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया, जिनको आधुनिक राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान के भारतेंदु हरिश्चंद्र, जरा ध्यान दें, आधुनिक राजस्थान के भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से कौन से विद्वान जाने जाते हैं? तो हमारा उत्तर होगा शिवचंद्र भरतिया। आधुनिक राजस्थान के भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से शिवचंद्र भरतिया को जाना जाता है। शिवचंद्र भरतिया का संबंध कहां से था? विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, शिवचंद्र भरतिया का संबंध, विद्यार्थियों, इनका संबंध था डीडवाना नागौर की धरती से। वो डीडवाना जो अपनी खारे पानी की झीलों के लिए लोकप्रिय, अक्सर आप पढ़ते हो ना, डीडवाना के अंदर खारे पानी की झील है, एक ऐसी झील जिसका नमक खाने योग्य नहीं है और चमड़ा साफ करने के अंदर जिसके नमक का प्रयोग होता है, वो डीडवाना की झील। उसी डीडवाना की धरती के वही डीडवाना जहाँ मशहूर सेठ मंगनीराम बांगड़, मशहूर सेठ मंगनीराम बांगड़ की जन्मभूमि डीडवाना। विद्यार्थियों, वो डीडवाना जो नागौर की धरती पर खारे पानी की झील के लिए लोकप्रिय है, उसी डीडवाना की धरती पर एक मशहूर साहित्यकार हुए जिनका नाम है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया की जब मैं चर्चा करता हूं तो विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, शिवचंद्र भरतिया ने कुछ रचनाएं लिखी। ये रचनाएं अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण रचना है और मैं जो आपको बता रहा हूं उस बात को बड़े अच्छे से समझिएगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं बात शिवचंद्र भरतिया की करता हूं, इन्होंने राजस्थानी भाषा का पहला नाटक लिखा। उस नाटक का नाम था केसर विलास। विद्यार्थियों, जरा ध्यान देना, इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था केसर विलास। एक इनकी रचना है केसर विलास। दूसरी इनकी रचना, विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, एक इनकी रचना है केसर विलास, दूसरी इनकी रचना है, आपको जानकारी हो, कनक सुंदर, और तीसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? विश्रांत प्रवास। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, आधुनिक राजस्थान के भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाने वाले शिवचंद्र भरतिया ने ये तीनों किताबें लिखी थी, केसर विलास, कनक सुंदर और विश्रांत प्रवास। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात आती है कि इन तीनों का ही लेखक, वो तो बता ही चुका हूं, इन तीनों का ही लेखक कौन है? इन तीनों ही रचनाओं के रचयिता, आपको जानकारी हो, इन तीनों ही ग्रंथों के रचयिता कौन है? शिवचंद्र भरतिया है। और शिवचंद्र भरतिया कहाँ के रहने वाले थे? डीडवाना नागौर की धरती के रहने वाले थे। विद्यार्थियों, वर्ष 1900 के अंदर इन्होंने केसर विलास लिखा और केसर विलास को आधुनिक राजस्थानी का पहला नाटक कहते हैं। ध्यान देना, आधुनिक राजस्थानी भाषा का पहला नाटक, आधुनिक राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कहते हैं केसर विलास को। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, 1903 के अंदर इन्होंने कनक सुंदर लिखा और कनक सुंदर को कहते हैं आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास।
आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास? आपको जानकारी हो, आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास, उपन्यास मतलब नोवेल, और विश्रांत प्रवास जो 1904 के अंदर लिखा। विद्यार्थियों, इसको कहते हैं आधुनिक राजस्थानी भाषा की पहली कहानी। आधुनिक राजस्थानी भाषा की पहली कहानी किसे कहते हैं? वो कहते हैं विश्रांत प्रवास को। एक बात आपको बता दूं, केसर विलास, देखो नाटक जिदे अपने नाटक किया करो उहे टोने मौज मस्ती में किया करो, मौज मस्ती में किया करो, या मौज मस्ती में कदे करो जिदे ताकत व ताकत क्यों आवे, दूध पीने से आती है। और कौन से दूध पीने से आती है? जिसके अंदर क्या होती है? केसर घुली हुई होती है। तो केसर वाले दूध से ताकत आती है, और ताकत आती है तो मौज मस्ती में नाटक करते हैं, इसलिए केसर विलास क्या है? आधुनिक राजस्थानी भाषा का पहला नाटक। कनक सुंदर, अपन कहते हैं कि शिवचंद्र भरतियारो नोवेल बड़ो सुंदर नोवेल है। अपन कहते हैं कि शिवचंद्र भरतियारो नोवेल मतलब उपन्यास बड़ो सुंदर उपन्यास है। तो सुंदर उपन्यास मतलब कनक सुंदर आधुनिक राजस्थानी का पहला क्या है? उपन्यास। और तीसरा विश्रांत प्रवास। देखिए, पेल शिवचंद्र भरतिया आप रे विला रे मई, आप रे महल रे मई केसर रो दूध पिए नाटक लिखियो, तो पहलो नाटक कयो केसर विलास। पछे बढ़िया नोवेल लिखियो, सुंदर नोवेल लिखियो कनक सुंदर, और वे पछे आराम करनो, हमें काया हुआ आराम करो, आराम मतलब विश्राम, लेकिन विश्राम से यहां क्या बन गया? विश्रांत। वो विश्राम, ये विश्रांत। विश्राम हुए जिदे अपन कहाने भले लागे, आराम करो जिदे कहाने भले लागे, कहाने वात हुणाओ पे क्यों ना वातो कदे भले लागे जिदे आराम हो। आना थे कांस्टेबल पटवारी की तैयारी करो ना, कोई वातो होना तो वातो कहना, तो एग्जाम की तैयारी करो, तो वातो अपने आराम में भले लागे। यह विश्रांत प्रवास आधुनिक राजस्थानी की पहली कहानी। तो अब आपको समझ में आ जाए, आधुनिक राजस्थानी का पहला नाटक केसर विलास वर्ष 1900 में शिवचंद्र भरतिया ने लिखा। आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास कनक सुंदर 1903 के अंदर शिवचंद्र भरतिया ने लिखा। और आधुनिक राजस्थानी की पहली कहानी 1904 के अंदर विश्रांत प्रवास शीर्षक से शिवचंद्र भरतिया ने लिखी। विद्यार्थियों, ये शिवचंद्र भरतिया डीडवाना नागौर से बिलोंग करते थे। और शिवचंद्र भरतिया, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आधुनिक राजस्थानी का भारतेंदु हरीश चंद्र। विद्यार्थियों, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार के ऊपर भी मैं आपको लेकर चल रहा हूं। मैं आपको विजयदान देथा के ऊपर लेकर चल रहा हूं, जरा ध्यान दें। विजयदान देथा का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, और विजयदान देथा विद्यार्थियों, अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि विजयदान देथा का संबंध कहां से है। आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं, राजस्थान के मशहूर साहित्यकार विजयदान देथा। विद्यार्थियों, विजयदान देथा उसी बोरुंदा की धरती से संबंधित है जिस बोरुंदा की धरती पर रूपायन संस्थान 1960 से कार्य कर रहा है। और हमारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, आज से 7-8 साल पहले जब भवरी देवी प्रकरण राजस्थान की राजनीति की सरगर्मियां बनी, उस समय निश्चित रूप से बोरुंदा गांव का जिक्र आया होगा। हमारे आपको ध्यान हो, हम विजयदान देथा के कारण बोरुंदा वैसे विजयदान देथा को सब जानते हैं, लेकिन जिद्दे ही बोरुंदा की बात करूं, लोगों ने भवरी देवी प्रकरण ज्यादा याद आवे। लेकिन आपको जानकारी हो, राजस्थान में बोरुंदा को जाना जाना चाहिए विजयदान देथा की जन्मभूमि के रूप में। वो विजयदान देथा जिनको विज्जी के नाम से जानते हैं। और आपको ध्यान हो, वो विजयदान देथा जिनको राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, वो विजयदान देथा जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे। मैंने एक ग्रंथ का जिक्र तो आपके सामने कर दिया था, आज जो बचे हुए ग्रंथ हैं आधुनिक राजस्थान के, वो आपके सामने बता रहा हूं। वातारी फुलवारी 14 अलग अलग आपको जानकारी हो संकलन है, 14 अलग अलग खंडों के अंदर ये वातारी फुलवारी, ये ग्रंथ किसने लिखा? कहानियों का ये संग्रह किसने लिखा? ये लिखा विजयदान देथा ने। वातारी फुलवारी की तरह ही विद्यार्थियों, विजयदान देथा का एक उपन्यास है दुविधा। आपने अगर इस उपन्यास का नाम नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं, अमोल पालेकर की एक फिल्म आई थी पहेली। अमोल पालेकर की एक फिल्म आई थी पहेली फिल्म। ये पहेली फिल्म जो है, ये कौन से उपन्यास पर आधारित थी विद्यार्थियों? ये दुविधा के उपन्यास पर आधारित थी। अमोल पालेकर की फिल्म पहेली, ध्यान देना, अमोल पालेकर की फिल्म है ना पहेली, वो विजयदान देथा के कौन से उपन्यास पर आधारित थी? वो आधारित थी दुविधा उपन्यास पर। इसीलिए इसी तरीके से विद्यार्थियों, विजयदान देथा का एक उपन्यास है रूख।
अपने यदि मारवाड़ी में पेड़ पौधा जो होगा रोखड़ा, तो रूख उपन्यास, मारो बदलो तीडो राव। विद्यार्थियों ध्यान दे, मारो बदलो, आपको जानकारी हो, मारो बदलो, मारो बदलो। इसी तरीके से विद्यार्थियों तीडो राव, तीडो राव, तीडो राव, उलझन, उलझन। देखिए ये सारी रचनाएं किसकी है, ये विजयदान देथा की रचनाएं। तीडो राव, उलझन, कैंचुली, सपन प्रिया। विद्यार्थियों ध्यान दे, कैंचुली, सपन प्रिया, गौर करिएगा, सपन प्रिया। ये सारी रचनाएं जो मैंने बताई है, आपको जानकारी हो साहित्य की बाद में छोटी छोटी क्लिपों में तो अपन एक एक लेखक पे और एक एक ग्रंथ पे बात करेंगे, लेकिन एक बार कम से कम कांस्टेबल पटवारी के एग्जाम्स नजदीक है तो उनके हिसाब से साहित्य एक बार कंप्लीट हो जाए। बातारी फुलवारी 14 खंडों में लिखा विजयदान देथा ने। दुविधा उपन्यास विजयदान देथा ने लिखा, जिस पर पहली फिल्म बनी हुई है। इसके अलावा रूख, मारो बदलो, तीडो राव, उलझन, सपन प्रिया, कैंचुली, ये सब विजयदान देथा ने लिखा। और विजयदान देथा के बारे में ध्यान हो, 2007 के अंदर ये अपने साहित्यिक मेधा के बल पर कहते हैं कि भारत सरकार के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। विद्यार्थियों 2007 में पद्मश्री, और बाद में आपको जानकारी हो जब राजस्थान सरकार ने 2011-12 के अंदर लगभग जब राजस्थान रत्न अवार्ड की शुरुआत की थी, उस समय इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बात अगर आपको समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से बताइएगा। देखिए आप लोग निश्चित रूप से व्यूअर चाहे 60 देखे, चाहे 100 देखे, चाहे कितने भी देखे, हमारा काम पढ़ाना है और मैं आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस जो है वो निरंतर आता रहूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब आप लोग शेयर करते हैं और आप लोग जब एनर्जी देते हैं, व्यूअर्स होते हैं, तो हमारा क्लासेज और सब्जेक्ट, क्योंकि मैं अपनी क्लास तो ला सकता हूँ लेकिन दूसरे टीचर्स जब फैकल्टीज़ वगैरह जो हमारी टीम्स आती है वो भी देखते हैं कि अच्छा आपकी क्लास पे कितना अच्छा ये है, ठीक है मैं भी पढ़ाऊँगा, तो एक एनर्जी जो है वो बूस्ट होती है। निश्चित रूप से ये एनर्जी मिलती रहे तो बाकी वाले सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी फ्री क्लासेज यूट्यूब के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो सके। विद्यार्थियों विजयदान देथा का मैंने जिक्र किया, इसी तरीके से राजस्थान के एक मशहूर साहित्यकार का जिक्र मैं और कर रहा हूँ। मैं बात राजस्थान के एक मशहूर साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का कर रहा हूँ, कन्हैयालाल सेठिया का जिक्र कर रहा हूँ। विद्यार्थियों आधुनिक काल के साहित्यकारों में मैंने शिवचंद्र भरतिया का जिक्र किया, मैंने विजयदान देथा का जिक्र किया, और आधुनिक काल के साहित्यकारों में मैं अगली कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण शख्स कन्हैयालाल सेठिया की बात कर रहा हूँ। जब मैं बात कन्हैयालाल सेठिया का करता हूं तो विद्यार्थियों राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ की धरती से संबंध रखने वाले कन्हैयालाल सेठिया को नहीं जानते तो फिर राजस्थान के किसी भी साहित्यकार को नहीं जानते। ध्यान देना, सुजानगढ़ चूरू की धरती से बिलोंग करने वाले राजस्थान के साहित्यकारों के पुरोधा पुरुष कन्हैयालाल जी सेठिया। अगर आधुनिक राजस्थानी की बात करूं विद्यार्थियों, विशेष रूप से कन्हैयालाल सेठिया के ग्रंथ पाथल और पीथल और धरती धोरारी, मैं जब पर्टिकुलर कन्हैयालाल सेठिया पर वीडियो बताऊंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा भी और आज मैं साहित्यकार पूरे करना चाह रहा हूं। और आपको जानकारी हो हमारे कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं सर साहित्य में भी काफ़ी टाइम हो गया, एग्ज़ाम है, तो ऐसी स्थिति। बाकी धरती धोरारी मैं आपके उसको कई सारे उसके जो है वो पंक्तियाँ सुनाऊंगा, कभी टाइम मिलेगा आराम से तो। लेकिन विद्यार्थियों कन्हैयालाल सेठिया का एक ग्रंथ है पाथल और पीथल, पाथल और पीथल, जरा ध्यान दें। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पाथल और पीथल, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है धरती धोरारी, धरती धोरारी। आगे क्या रचना है वो पूरी आप स्टूडेंट से निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करिएगा इस लाइव चैट में, नहीं तो बाद में कमेंट के अंदर जब समय मिले। पाथल और पीथल, धरती धोरारी, मींझर। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो मींझर, लीलटांस, मींझर, लीलटांस। इसी तरीके से विद्यार्थियों आपको ध्यान हो घर कूचा घर मंझला, घर कूचा घर मंझला,
गौर करिएगा, घर कूचा, घर मंझला, ये सारी रचनाएं किसकी है? ये सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की है। घर कूचा, घर मंझला, पाथल और पीथल, पाथल और पीथल, पाथल और पीथल। विद्यार्थियों, इसमें पाथल कौन है और पीथल कौन है? बहुत जल्दी महाराणा प्रताप पे आऊंगा तब जिक्र करूंगा, लेकिन अभी आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, इसमें पाथल कौन है और पीथल कौन है? पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, कन्हैयालाल सेठिया। विद्यार्थियों, मींझर, लिल्टन्स, निर्ग्रंथ, गौर करिएगा एक बात, यहां पर महत्वपूर्ण बात निर्ग्रंथ की इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि 1988 में इसी निर्ग्रंथ की पुस्तक के लिए कन्हैयालाल सेठिया को भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान देना, इसी निर्ग्रंथ की रचना के लिए 1988 में कन्हैयालाल सेठिया को भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। जरा ध्यान दे, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार 1988 के अंदर निर्ग्रंथ नाम की पुस्तक को मिला, और यह निर्ग्रंथ भी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। आपको जानकारी हो, कन्हैयालाल सेठिया ने कई रचनाएं लिखी, पाथल और पीथल लिखा, धरती धोरारी, मींझर, लिल्टन्स, घर कूचा, घर मंझला, निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथ पुस्तक जिसके लिए 1988 के अंदर आपको कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपको भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में जब जिक्र आता है कन्हैयालाल सेठिया का, विजयदान देथा का, शिवचंद्र भरतिया का, इसी तरीके से आज मैं एक इतिहासकार, साहित्यकार नहीं, साहित्य के साथ एक इतिहासकार का जिक्र भी बीच में करना चाहूंगा, और वो इतिहासकार कम लेखक गौरी शंकर हीराचंद ओझा। परीक्षा में कई बार आता है, राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत जिसको राजस्थान का ग्रिबन कहते हैं। राजस्थान जैसे यूरोपीय इतिहासकार है ग्रिबन, उससे कंपैरिजन करते विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कहते हैं राजस्थान का ग्रिबन। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कहते हैं राजस्थान का ग्रिबन। और मैं बताना चाहूंगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का संबंध राजस्थान के रोहिड़ा गांव, और रोहिड़ा गांव कहां है? सिरोही के अंदर। सिरोही के रोहिड़ा गांव के रहने वाले मशहूर इतिहासकार, मशहूर, आपको ध्यान हो, लेखक गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को हम कहते हैं आधुनिक राजस्थान का ग्रिबन। और जब बात गौरी शंकर हीराचंद ओझा की करता हूं, आपको ध्यान हो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो राजस्थान के ग्रिबन कहलाते हैं, सिरोही के रोहिड़ा गांव के निवासी है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, प्राचीन भारतीय लिपि माला। आपको ध्यान हो, आप और मैं, एक लिपि देवनागरी भी अपने को ढंग से नहीं आती है, मगर ये 84 लिपियों के जानकार थे। कर्नल जेम्स टॉड ने भी राजस्थान के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, मगर कर्नल टॉड ने वो लिखा जो कानों से सुना, लेकिन गौरी शंकर ओझा ने वो लिखा जो आंखों से देखा। आंखों से देखा मतलब शिलालेखों पर देखा, और शिलालेखों पर देखा तो फिर पढ़ा कैसे? क्योंकि ये 84 लिपियों के जानकार थे। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, ये किताब गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखी। और कितनी लिपियों का जिक्र है? कितनी लिपियां ये जानते थे? ये 84 लिपियों के जानकार थे। मेरे को तो एक देवनागरी आती है, वो भी पूरी नहीं, आधी अधूरी सी आती है, और बाकी कोई लिपि आती है कि नहीं आती है पता नहीं। अंग्रेजी कौन सी लिपि में कभी जानने की कोशिश नहीं की, मगर प्राचीन भारतीय लिपिमाला, इसमें 84 लिपियों के जानकार GH ओझा ने यह किताब लिखी। और विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूंगा, कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी अनुवाद भी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया, और इन्होंने खुद एक किताब लिखी, राजपूताने का इतिहास। वैसे राजस्थान की रियासतों में तो कई रियासतों का इतिहास इन्होंने लिखा, लेकिन इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है राजपूताने का इतिहास। मैंने पढ़ रखी है, आपने अगर पढ़ी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत अच्छी किताब है
राजस्थान के इतिहास को बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास इन्होंने किया है। कर्नल टॉड ने तो अपना क्या ना मारवाड़ी में टोरा टप्पा घाइट हो गया, लेकिन गौरी शंकर हीराचंद ओझा तो 84 लिपियों का जानकार था। और आपको जानकारी हो, तीसरी बात करना चाहूंगा कि इन्होंने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया। ये एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है कर्नल जेम्स टॉड की। और कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया? विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद करने का श्रेय भी, जरा ध्यान दे, आपको जानकारी हो, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद करने का श्रेय भी किसको जाता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को जाता है। और इनके साहित्य की मेधा के कारण, इनकी साहित्य की प्रतिभा के कारण और इनके इतिहास की प्रतिभा के कारण, साहित्य नहीं, साहित्य से भी ज्यादा इतिहास एक प्रकार का साहित्य है, लेकिन हर साहित्य अपने आप में इतिहास नहीं है। विद्यार्थियों, कहने वाले कुछ भी कह लें, लेकिन 1914 के अंदर अंग्रेज सरकार ने इनको राय बहादुर का खिताब देकर सम्मानित किया। आपको जानकारी हो, राय बहादुर का खिताब देकर सम्मानित किया 1914 के अंदर। आपको जानकारी हो, राय बहादुर का खिताब देकर सम्मानित किया। जरा ध्यान दे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को 1914 में राय बहादुर का खिताब मिला। इन्हें आधुनिक राजस्थान का ग्रीवन कहते हैं। इन्होंने प्राचीन भारतीय लिपिमाला और राजपूताने का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी और इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया। लेकिन विद्यार्थियों, इनके बाद में एक महत्वपूर्ण साहित्यकार का जिक्र और करूंगा, और वो कर्नल जेम्स टॉड। साहित्यकार नहीं, ये भी इतिहासकार, लेकिन किताबें लिखी, इसलिए रचनाकार के कारण कर्नल जेम्स टॉड को भी अपन साथ में ले रहे हैं। विद्यार्थियों, जब मैं बात एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की करता हूं, आपको जानकारी हो, कर्नल जेम्स टॉड का जिक्र आता है। और वो कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के अंदर ऐसे आए कि राजस्थान के अंदर आज जीके वाले जितना जीके पढ़ते हैं, कर्नल टॉड को तो बार बार याद करते हैं, क्योंकि कर्नल टॉड को पढ़े बिना राजस्थान का इतिहास तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टॉड की जब मैं बात करता हूं, ये कहते हैं कि इंग्लैंड से आए थे, स्कॉटलैंड, आपको जानकारी हो, अधिकांश जो आपको स्रोत मिलेंगे इनको स्कॉटलैंड का निवासी माना जाता है। हालांकि कई जगह आप लोग इनको इंग्लैंड का निवासी भी पढ़ सकते हैं। वैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिला के क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से था। ये यूरोप से आए थे। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं बात कर्नल जेम्स टॉड की करता हूं, तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, कर्नल जेम्स टॉड की बात जब मैं करता हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कर्नल जेम्स टॉड का जिक्र जब हम करते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कर्नल जेम्स टॉड ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टॉड की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। आपको एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की बात करके एक चीज समझाना चाहूंगा। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना इन्होंने 1829 के अंदर ये पुस्तक इनकी आई थी, और ये पहली किताब है जिसमें इन्होंने राजपुताने के तमाम क्षेत्रों के लिए एकीकृत शब्द प्रयोग में लिया, और वो शब्द था राजस्थान। वो राजस्थान शब्द जो 26 जनवरी 1950 से देश के संविधान के अनुरूप हमारे राज्य का विधिवत नाम हुआ, वो राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? किसी किताब के अंदर, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर ये शब्द प्रयोग में लिया था कर्नल टॉड ने। और विद्यार्थियों, मैं कर्नल टॉड का जिक्र जब करता हूं तो मुझे कर्नल टॉड के बारे में बात जो दिमाग के अंदर आती है, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जब मैं बात कर्नल जेम्स टॉड की करता हूं, कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की पुस्तक लिखी। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, और वो क्या, हम कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा, ये घोड़े पर सवार होते थे, इनका एक उपनाम है घोड़े वाले बाबा। परीक्षा में आता है घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स
टॉड। और विद्यार्थियों, जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कर्नल जेम्स टॉड भूगोल के जानकार थे। ये भूगर्भ सर्वे इंजीनियर बनकर लॉर्ड वेलेस्ली के काल में भारत आए। आपको ध्यान हो, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में भारत आए, भूगर्भ सर्वे इंजीनियर बनकर भूगोल के जानकार थे। लेकिन जब आए थे तो भारत के अलग अलग प्रांतों और रियासतों के छोटे छोटे बिखरे हुए नक्शों के टुकड़े लाए थे कि जाऊंगा और भूगोल का अध्ययन करूंगा। लेकिन जब यह आए और कहते हैं कि भारत आने के बाद जब इनको पश्चिमी राजपूत स्टेट का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, ये कर्नल टॉड राजपूताने की रियासतों में आए और विशेष रूप से मेवाड़ जैसी रियासत में जब ये राजघराने में जाया करते थे, घोड़े पर बैठकर, घोड़े वाले बाबा जब राजघरानों में दस्तक दिया करते थे और वहां सरदारों के मुंह से उनके इतिहास की बातें सुनते थे, धीरे धीरे भूगोल के उस जानकार में इतिहास के प्रति दिलचस्पी हो गई। और इतिहास में इतनी दिलचस्पी हुई कि उन्होंने इतिहास को खंगालने का प्रयास किया, संकलन करने का प्रयास किया। और यहां तक जब वो यूरोप गए, आपको जानो, चित्तौड़ में मानसरोवर झील के पास में एक अभिलेख है, मानसरोवर का शिलालेख। आपको जानकारी हो, चित्तौड़ में एक मानसरोवर के पास का जो शिलालेख है, आपको ध्यान हो, मानमोरी का या मानसरोवर का जो शिलालेख चित्तौड़ में, कहते हैं कि ये उसको लेकर गए थे यूरोप, लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने उस अभिलेख को, मानमोरी के अभिलेख को, या मानसरोवर के पास जो मानमोरी का अभिलेख प्राप्त हुआ, उसको इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। आपको ध्यान हो, यह अभिलेख साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसको इन्होंने, कहते हैं कि समुद्र के अंदर फेंक दिया। ऐसे कर्नल जेम्स टॉड जब राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, इन्होंने हल्दी घाटी के मैदान को मेवाड़ की थर्मोपली कहा। इन्होंने मेवाड़ के अंदर लड़े गए दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। इन्होंने झालरा पाटन के अंदर जो 7 सहेलियों का मंदिर है, उसको 4 भुजा मंदिर की संज्ञा दी। इन्होंने, विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, कर्नल जेम्स टॉड ने माउंट आबू के पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा। विद्यार्थियों, कर्नल टॉड ने क्या क्या उपमाएं नहीं दी। कर्नल जेम्स टॉड कुंभलगढ़ के किले को राजस्थान का एट्रुक्शन कहते हैं। ये जेम्स टॉड, इनकी बात ही बड़ी निराली है। जहां गए कुछ न कुछ कहा, घोड़े वाले बाबा, लेकिन टप्पे खूब ठोके। मैंने इनकी किताब पढ़ी है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने प्रामाणिक इतिहास लिखने का प्रयास किया, मगर इन्होंने टप्पे खूब ठोके, क्योंकि टप्पे ठोकना मजबूरी थी, क्योंकि इन्होंने पढ़ा जो वही लिखा, इन्होंने सुना जो वही लिखा। विद्यार्थियों, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इनकी एक किताब आपको जानकारी हो, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का एक दूसरा नाम भी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको जानकारी हो, इसी किताब का एक दूसरा नाम भी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के तो ये पॉलिटिकल एजेंट थे ना, वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये भी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की इस पुस्तक का दूसरा नाम ये है। लेकिन विद्यार्थियों, जेम्स टॉड की एक पुस्तक और है। जेम्स टॉड की एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है वेस्टर्न राजपूत, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, इनकी एक महत्वपूर्ण दूसरी पुस्तक है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूंगा, एक दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, या ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। विद्यार्थियों, इस पुस्तक के बारे में एक सवाल पहले आया हुआ है, और वो सवाल आया है पश्चिमी भारत के अंदर इनकी जो यात्रा, ये पुस्तक किसको समर्पित है? ये पुस्तक समर्पित है मैडम विलियम हंटर ब्लेयर। मैडम विलियम हंटर ब्लेयर। फिर अलग से जब साहित्य की क्लब्स आएगी तो मैं इन पे चर्चा भी करूंगा, और बाकायदा इस किताब का कवर पेज भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिस पे लिखा है डेडिकेटेड टू मैडम विलियम हंटर ब्लेयर। कई सोर्सेज के अंदर आप गाइडों में पढ़ लेंगे ज्ञान चंद्र, लेकिन ये पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया मैडम विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टॉड पे बात की हम लोगों ने। अब कुछ एक साहित्य और बच जाता है, वो भी चर्चा अपन 5-7 मिनट के अंदर कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक रचना आती है लू और बादली। परीक्षा के अंदर सवाल आता है, ये रचनाएं किसकी है? ये सवाल आया हुआ है पहले। लू और बादली रचनाएं है चंद्र सिंह विरकाली।
चंद्र सिंह विरकाली। और चंद्र सिंह विरकाली का संबंध कहां से है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास एक जगह है नोहर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास एक जगह है नोहर, और उस नोहर की धरती पर कहते हैं कि उस हनुमानगढ़ जिले के अंदर नोहर की धरती, और उसी नोहर की धरती पर जाए जन्मे चंद्र सिंह विरकाली ने एक किताब लिखी, लू भी किताब लिखी, बादली भी लिखी। लेकिन इनकी जो कृति है बादली, जिसको आधुनिक राजस्थानी की पहली काव्य कृति कहते हैं, ध्यान देना, इनकी रचना जो बादली है, विद्यार्थियों ध्यान दें, इनकी रचना बादली है। इस बादली रचना को कहते हैं आधुनिक राजस्थानी की पहली काव्य कृति। आधुनिक राजस्थानी की पहली काव्य कृति, कविता। आधुनिक राजस्थानी की पहली काव्य कृति किसे कहा जाता है? बादली को कहते हैं। और इस बादली के रचनाकार कौन थे? चंद्र सिंह विरकाली थे। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, एक किताब आता है, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के एक और साहित्यकार श्रीलाल नथमल जोशी, जिन्होंने एक रचना लिखी आभे पटकी, और आभे पटकी को स्वतंत्रता के बाद का पहला राजस्थानी उपन्यास कहते हैं। ध्यान देना, एक रचना है आभे पटकी। आभे पटकी, आभे पटकी ये एक ऐसा रचना है, एक ऐसा उपन्यास है जो 1956 के अंदर श्रीलाल नथमल जोशी ने लिखा था, बीकानेर के थे। विद्यार्थियों, 1956 के अंदर इस रचना को किसने लिखा? इस रचना को लिखा श्रीलाल नथमल जोशी ने। और श्रीलाल नथमल जोशी जिन्होंने ये किताब लिखी आभे पटकी, इस रचना को स्वतंत्रता के बाद पहला राजस्थानी उपन्यास माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात, जरा ध्यान दें, स्वतंत्रता के बाद पहला राजस्थानी उपन्यास किस रचना को माना जाता है? स्वतंत्रता के बाद पहला राजस्थानी उपन्यास माना जाता है, आभे पटकी को माना जाता है। विद्यार्थियों, ये इन्होंने विधवा विवाह की जो समस्या है उससे संबंधित इनकी रचना है। विधवा विवाह की समस्या से संबंधित ये उपन्यास है आभे पटकी। आभे पटकी है ना, ये पर्टिकुलरली किससे संबंधित है? विधवा विवाह से समर्पित है, विधवा विवाह से संबंधित है। लेकिन विद्यार्थियों, श्रीलाल नथमल जोशी की जब मैं चर्चा करता हूँ तो श्रीलाल नथमल जोशी ने एक किताब और लिखी, धोरारो धोरी। देखिए, कन्हैयालाल सेठिया की रचना धरती धोरारी, और ये है धोरारो धोरी। और जब बात धोरारो धोरी की करते हैं तो विद्यार्थियों, ये धोरारो धोरी लिखा श्रीलाल नथमल जोशी ने, लेकिन ये किसकी जीवनी है? एलपी टेसीटोरी की जीवनी है। ध्यान देना, एलपी टेसीटोरी की जीवनी है धोरारो धोरी। और एक किताब श्रीलाल नथमल जोशी की और जिक्र करना बहुत जरूरी भी है, एक बीननी दो बींद। ध्यान देना, एक बीननी दो बींद। एक बींदनी दो बींद मतलब एक वस्तु के दो मालिक। ये पुस्तक जो है वो श्रीलाल नथमल जोशी ने लिखी थी। और श्रीलाल नथमल जोशी विद्यार्थियों, ये बीकानेर के मशहूर साहित्यकार हुए, बीकानेर की धरती पर जाए जन्मे, और जिन्होंने, और आपको ध्यान ही है एलपी टेसीटोरी की कर्मभूमि भी कौन सी थी? बीकानेर ही थी ना। तो बीकानेर की धरती पर जाए जन्मे श्रीलाल नथमल जोशी ने एक पुस्तक लिखी आभे पटकी। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के बाद पहला राजस्थानी उपन्यास इन्होंने लिखा, धोरारो धोरी है। और आपको जानकारी हो, एलपी टेसीटोरी की जीवनी इसके अंदर है। एक बीननी दो बीन की पुस्तक इन्होंने लिखी। और जब बात एलपी टेसीटोरी की, उनके बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हालांकि एक दो किताबें और ले लेते हैं। जैसे एक किताब है अबलाओं का इंसाफ। ध्यान दें, 1927 में एक पुस्तक आई थी अबलाओं का इंसाफ। ध्यान देना, साहित्य मैंने आपको खूब बताया जितना इंपॉर्टेंट है। अबलाओं का इंसाफ 1927 के अंदर एक पुस्तक आई थी, अ से अबला और अ से अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने एक पुस्तक लिखी थी अबलाओं का इंसाफ। 1927 में ये पुस्तक आई और ये राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कहलाता है। ध्यान देना, कौन सी भाषा का? हिंदी भाषा का, लेकिन राजस्थान में लिखा गया। राजस्थान में पहला हिंदी भाषा का उपन्यास किसे माना जाता है? वो माना जाता है
अबलाओं के इंसाफ को, और अबलाओं का इंसाफ जो आधुनिक राजस्थान के अंदर पहला हिंदी उपन्यास के रूप में चर्चित रहा। विद्यार्थियों, बाकी सूर्यमल मिश्रण के 7 जो उपन्यास है, वंश भास्कर, वीर सत्सई, धातु रूपाली, राम रंजाट, छंदमयूख, बलवंत विलास, जिसकी चर्चा मैं आपको पहले ही बोली और साहित्य के इसी पिछले वीडियोस में कर चुका हूँ। सूर्यमल मिश्रण के ही आपको जानकारी हो, उनके एक दत्तक पुत्र थे मुरारी दान। उन्होंने एक रचना लिखी थी यशो भूषण, जरा ध्यान देना। उनकी एक कृति का नाम है यशवंत यशो भूषण। जरा आपको जानकारी हो, यशवंत यशो भूषण, बहुत ग्रंथ बहुत सारे हो गए, आपको जानकारी हो, कोशिश मैंने की है कोई छूटे नहीं। निश्चित रूप से हम ग्रंथों से बाहर आएंगे आज, और कल और परसों में 2 दिन संगीत और साहित्य की संस्थाएं करवा देता हूँ, और उसके बाद अपन कोई भी अध्यात्म का टॉपिक जैसे लोक देवता या लोक देविया वो लेंगे। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे मुरारी दान। उन्होंने एक किताब लिखी थी यशवंत यशो भूषण। आपको ध्यान हो, ये जो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा, सूर्यमल मिश्रण कहाँ के निवासी थे? बूंदी के हिरनो गांव के, और बूंदी के राम सिंह जी के दरबारी थे। इन पर मैं चर्चा पिछले वीडियोस के अंदर कर चुका हूँ, आपको जानकारी हो। इसी तरीके से एक पुस्तक है राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश, किसने लिखा? 2007 की 3rd ग्रेड में पूछा गया था। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जोधपुर के, वैसे तो बाड़मेर जिले के सिरवड़ी चारणान के निवासी थे, लेकिन इनकी कर्म भूमि जोधपुर थी, इसलिए मैं कह रहा हूं जोधपुर के निवासी सीताराम लालस। ऐसे तो बाड़मेर के सिरवड़ी चारणान के निवासी जन्म था उनका, लेकिन जोधपुर के निवासी रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ जोधपुर के रूप में जिक्र कर लिया। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश लिखा सीताराम लालस ने। मारवाड़ी भाषा का व्याकरण किसने लिखा बताइएगा? ग्रंथ बहुत सारे, समय हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, और कुछ विद्यार्थी क्योंकि आप लोग देखने में कम इंटरेस्ट लेते हैं और शेयर कम करते हैं, तो मेरा भी होता है कि यार गर्मी के अंदर लगातार, क्योंकि दिन भर के भारी हाइपिक शेड्यूल के बाद रात को बैठ के 10-10, 11-11 बजे तक रिकॉर्डिंग करता हूँ, और उसके बाद में फिर सुबह उठते हैं, देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी तो अभी भी नींद में सोए हुए कि पछे देखो ला, तो मेरे मूड में भी आता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, आओ पछे बनाऊँ ला रहा हूँ। तो ऐसा जब आप में उत्साह रहेगा तो मेरे में भी उत्साह रहेगा। मारवाड़ी भाषा का व्याकरण आपको जानकारी हो, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की रामकरण आसोपा, जोधपुर के रामकरण आसोपा। इन्होंने, रामकरण आसोपा जो जोधपुर के निवासी थे, इन्होंने मारवाड़ी भाषा का व्याकरण जो है पुस्तक लिखने का प्रयास किया। आपको ध्यान हो, चौहानों के इतिहास के ऊपर एक पुस्तक है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। चौहानों के इतिहास पर एक पुस्तक है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इस पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर दशरथ शर्मा, चूरू के थे, डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है, आपको जानकारी हो। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। विद्यार्थियों गौर करिएगा, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है इस साहित्य के प्रकरण में, और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूं। बाकी राजस्थान जीके है, कितना ही पढ़ो कम है ये साहित्य। मैं अभी भी चाहूँ तो 5-7 दिन आपको और ग्रंथ और लेखक करवा सकता हूँ, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। और विद्यार्थियों, जैसे आपको पढ़ने में आलस आता है, वैसे मुझे भी पढ़ाने में आलस आने लगा है, और वीडियो बनाते बनाते अब मूड हो रहा है कि इस वीडियो को समाप्त करके और तुरंत गर्मा गर्म चाय पीऊं। तो चाय के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप भी 9 बज चुके हैं, चाय का समय तो आपका खत्म हो गया, लेकिन नाश्ता कर लीजिए और फिर पढ़ाई पर लग जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।